सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। भारत में बड़ी बड़ी नदियां हैं, प्रसिद्ध नदियां, ऐतिहासिक नदियां। ऊपर आप जानते हैं सब, गंगा यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदी है, जिसके नाम से भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा बहुत दिन हुए। नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है और इस तरह से बहुत नदियां हैं। हमारे इतिहास में और सब देशों के इतिहास में नदियों ने एक बड़ा भाग लिया है और अक्सर नदियों की पूजा तक हुई है, जैसे हमारे देश में, क्योंकि इतना वो देश को इतना लाभ पहुंचाती हैं, इतना फ़ायदा पहुंचाती हैं कि उनकी बहुत कदर हुई है। और आप देखेंगे कि बड़े बड़े नगर और केंद्र सभ्यता के, संस्कृति के नदियों के किनारे उठे। हमारे बड़े बड़े नगर अक्सर नदियों के किनारे हैं भारत भर में। तो ये तो इतिहास ने हमें बताया है, लेकिन प्राचीन समय पर कुछ तो लाभ उठाया और भी इतिहास ने। कुछ नहरें बनी, इरिगेशन कैनाल्स बने, पानी ले गए ज़मीन पर, वो तो कुछ हुआ। लेकिन अब कुछ दिनों से ये और भी आवश्यक हो गया कि हम नदियों के पानी से पूरा लाभ उठाएं। एक तो नहर, कैनाल्स वगैरह जो खेती में काम आए, और दूसरे उसके पानी से हम बिजली पैदा करें और बिजली से कारखाने चलाएं और बहुत काम करें। तो इससे नदी का पूरा पानी काम में आ जाए और इससे जनता का लाभ हो। प्रिय देशवासियों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एक लंबे और कठिन कानूनी संघर्ष के बाद 23 जनवरी 2004 में उच्चतम न्यायालय के फैसले ने तिरंगे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार बना दिया। उसके उपरांत हमने फ्लैग फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य तिरंगे को देशवासियों में लोकप्रिय बनाना और उसके आदर्शों के पालन करने के लिए प्रेरित करना है। भारत का तिरंगा, जहां एक तरफ हमें क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषाई और जातीय भावनाओं से ऊपर उठकर सिर्फ भारतीय होने की याद दिलाता है, वहीं दूसरी ओर भारत के विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों को एक ही भारतीय पहचान में समेटता है। इसमें हमारी आधुनिक, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी आदर्श निहित हैं। ये तीन रंग हमारे स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक और प्रेरणा स्रोत भी बने। इस तिरंगे से प्रेरणा पाकर अनगिनत देशवासी अपना सब कुछ लुटाकर देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। इसलिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमें हमेशा अपने देश के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाता है। मैं समझता हूँ कि तिरंगे की महत्ता को जन जन तक हर उपलब्ध और उचित माध्यम से पहुँचाने की कोशिश की जानी चाहिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने संगीत और कला को भी एक अहम माध्यम के रूप में चुना है। मैं नवीन जिंदल आशा करता हूँ कि हमारा यह विनम्र प्रयास आप सभी को पसंद आएगा और देश की सेवा के लिए प्रेरित करेगा। जय हिंद। Dear Indians, through this album, we intend to spread the glory of the Tiranga and to popularize its display among more and more Indians with a sense of great pride. To spread this message, we have chosen music as a medium. We all know that music speaks a universal language and transcends cultural, social, and religious barriers. Through this collection of songs, we wish to bring the Tiranga, our national pride, as close as possible to the people of India. I wish to thank the musicians, writers, singers, technicians, and all those people who came together and put their heart and soul into creating this wonderful music album. Jai Hind. हमारी नीति क्या रही है? बिल्कुल साफ रही है, यानी कि हम सब मुल्कों से दोस्ती करें, सहयोग करें, लेकिन किसी फौजी अलायंस में
न शरीक हों, किसी फौजी समझौता किसी मुल्क से और से न करें, मिलिट्री अलायंस। हम ये जो आजकल के दुनिया के ब्लॉक्स हैं, एक तरफ एक ज़बरदस्त गिरोह मुल्कों का, दूसरे तरफ दूसरा, उसमें शरीक ना हो। दोस्ती हम हर एक से करें। दोस्ती का माने ये नहीं है कि हम किसी अपने उसूल को छोड़ दें, हम किसी बात में उनसे दबें या उनसे कोई मदद मिले तो ऐसी शर्त को हम मंजूर करें जिससे हमारी आज़ादी या हक़ फैसला करने का किसी बात में ज़रा भी कम होता है। यह हमारी नीति रही, जिसको नॉन अलाइनमेंट की नीति कहते हैं, नॉन कमिटमेंट की। तो ये रही इस 10 बरस से, और 10 बरस से भी कैसे रही, ये 10 बरस की नहीं है। अगर ज़रा आप पीछे जाइए, कम से कम उस 10 बरस के 20 बरस पहले कांग्रेस के आप रेजोल्यूशन वगैरह देखिए, वो सब इसी तरफ इशारा करते हैं। उस वक्त ये सवाल आज के तो नहीं थे, लेकिन दिमाग उसी तरफ झुकता था, क्योंकि एक ही तरीका था हिंदुस्तान के बढ़ने का और दुनिया के सवालों का सामना करने का। तो वो उस वक्त था। चुनाचे हम आसानी से, बगैर बहुत गौर भी किए, इस नतीजे पे पहुँचे कि हम इस ढंग से हमारी फॉरेन पॉलिसी चलेगी। पहले लोगों को शकूक हुए और मुल्कों के उस पर, लेकिन हल्के हल्के और मुल्क, और ऐसे मुल्क भी जो हमारे मुखालिफ थे, जो पसंद नहीं करते थे, उन्होंने भी तस्लीम किया कि जो हिंदुस्तान की इसमें पॉलिसी है वो एक तो अमन पसंद है और अमन को, पीस को इससे फ़ायदा होता है, और दूसरे यहाँ तक तस्लीम किया जो हमारे जो मुल्क थे इन फौजी ब्लॉक्स में, कि हाँ ये मुनासिब है कि हिंदुस्तान ऐसी पॉलिसी रखे। खैर वो कैसे पसंद करें न करें, हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ी, हिंदुस्तान का असर बढ़ा, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी इस पॉलिसी से, और दोस्ती हर जगह रही। मुझे अच्छा लगता है ये नए नए हमारे काम को देखना, उनका शुरू होना और देखना, क्योंकि ये सब एक एक कदम है हमारे उस यात्रा में, जिस बड़ी यात्रा पे हम पड़े, यानी देश का रूप जरा बदलें, देश का काम बदलें, देश में कुछ विज्ञान और ये मशीन युग जो है आजकल उसको ले आए, और इस सब का नतीजा ये हो कि देश एक खुशहाल देश हो जाए और गरीबी यहाँ से निकल जाए। क्योंकि आखिर में जो हमारा ध्येय है, लक्ष्य है, वो है जनता की उठाना, उनकी गरीबी दूर करना। कैसे हो? कोई जादू तो है नहीं या बैठ के हम मंत्र पढ़ के करें। ऐसे मंत्र पढ़ना अच्छा होता है, मैं उसके खिलाफ, लेकिन ये समझना कि मंत्र पढ़ने से काम हो जाएगा, ये गलत है। और ये और भी गलत बात यह है कि हमने ज्योतिषियों से मिले जाके क्या होगा। ये तो काम से बचने के तरीके हैं, और कोई उन्नति नहीं होती है बगैर परिश्रम के, मेहनत के। बात समझ लीजिए आप, चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे रूस में हो, चाहे उनके कोई भी नीति हो। एक अमेरिका और रूस की नीति में बहुत फर्क है, लेकिन एक बात में फर्क नहीं है, बल्कि दो बातों में। एक तो ये कि दोनों आजकल के विज्ञान की पूजा करते हैं, और विज्ञान के जो बच्चे हैं, ये मशीनें वगैरह उनकी, और दूसरे दोनों परिश्रमी लोग हैं। परिश्रम जानते हैं, बगैर परिश्रम के कुछ नहीं होता, मेहनत के। तो हमें भी दोनों बातें सीखती है, क्योंकि इन दो बातों के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। हम बैठे वहाँ दिल्ली में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में बड़े बड़े प्रस्ताव करते हैं, बड़े बड़े कानून बनाते हैं, और कभी कभी कानून अच्छे होते हैं, उसका लाभ होता है उनसे, लेकिन कानून बनाने से काम नहीं होता। कानून तो खाली रास्ता खोल देता है काम करने के लिए। अब कानून हम बना दें कि यहाँ एक कारखाना बन जाए तो उसके कानून बना देने से नहीं बनता होता, आपकी मेहनत से बनता है, सीखना मेहनत से। तो जो कुछ काम भी हमें करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना होता है, और जितना ज़्यादा हम करें उतनी ज़्यादा हमें लाभ मिलता है। ये एक मोटी बात है जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसलिए कि आप समझ जाएं। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोग हमारे देश में समझते हैं कि परिश्रम की बहुत आवश्यकता नहीं है, बल्कि कुछ और तरीके से हम देश को बदल देंगे, और ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, और तरीकों की आवश्यकता है, यानी हम आजकल की दुनिया को समझें। गांव में पंचायत और एक ब्लॉक में जितनी पंचायतें हैं, वहाँ एक बड़ी पंचायत, सब मिलकर पंचायत समिति,
उसको बड़े अधिकार, और फिर जिला परिषद। तो आप देखें कि ये बात एक बड़े क्रांतिकारी है, और इसके पीछे यही है कि लोग खुद अपना काम करें, भरोसा हो अपने ऊपर, और ये अफसरी दुनिया बदल जाए। अंग्रेजी ज़माने में तो बड़ी ज़बरदस्त अफसरी दुनिया थी, अब भी है, हालांकि उसका कुछ रंग बदल गया, लेकिन फिर भी बहुत है, और बहुत होने ही है काम ऐसे करने। तो हम इसको बदला चाहते हैं, विशेषकर इन सब ग्रामों में, देहातों में अफसर तो रहेंगे वहाँ, लेकिन उनका ढंग बदल जाए, वो सलाह दें, हर तरह की सलाह दें, सहायता दें, लेकिन काम का निश्चय करने का बोझा वहाँ के पंचों पर, पंचायत समितियों पर। ये बात जहाँ जहाँ हुई है, आंध्र में और राजस्थान में, और भी हो रही है, उस 6-7-8 महीने से है। अच्छा इसका चित्र निकल रहा है, काफ़ी अच्छा निकल रहा है, एक रंग बदल रहा है। लोग ज़रा अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, वो दौड़ते नहीं अब मंत्रीगण के पास, कराए दो न कराओ, उनसे गलती होती है, आप उसमें लड़ते झगड़ते हैं, सब बातें होती हैं, लेकिन फिर भी एक नया वायुमंडल, नई हवा आ गई वहाँ। और मुझे कोई संदेह नहीं है कि इसको सारे भारत में फैलना है, आपके सौराष्ट्र में भी इसको आना है, और जिम्मेदारी से आपके ग्राम के पंचों को हल्के हल्के सारे विकास का, सारे डेवलपमेंट का काम अपने हाथ में लेना है। हाँ, बहुत बड़ा कोई बड़ी योजना हो तो और बात है, उसके लिए तो प्रदेश करेगा या दिल्ली वाले करें, लेकिन मामूली योजनाएं सब ग्राम के पंच करें। और जब ये पूरी तौर से होने लगे, एक बड़ी क्रांति हमारे देश में होगी, और उस समय हम कह सकेंगे कि हमने अपने ग्रामीण जनता को, जो कि 30 करोड़ है इस देश में, इसको हमने जिस गड्ढे में पड़ गई थी उससे निकाल आई, उसके हाथ पैर चलने लगे, अपने ऊपर भरोसा हुआ। দেখেছিলে শত আচল ঢেকে শীর্ণ দেহখানে ক্লান্ত পায়ে পায়ে যেতে পথে কি জানি কি ঝড়ে গেছে বুঝি ছড়ে জীবনের তরু থেকে। তখন গগন ছড়ায় আগুন দারুণ তেজে, দুটি শীর্ণ বাহু তুলে বসে ক্ষুধায় জ্বলে জ্বলে অন্ন মেঘে মেঘে ফেরে প্রাসাদ পানে সে। জানে হয় কোথায় বাঘর কি নাম কালো মেঘ, জানে হয় কোথায় বাঘর কি নাম কালো মেঘ। হয়তো বা সেই মায়না পাড়ার মাঠের কালো মেঘ, হয়তো বা মেঘলা দিনে কবির স্বপ্নে ছবি সেই মেঘ, হয়তো বা সেই মায়না পাড়ার মাঠের কালো মেঘ, হয়তো বা জীবন নদীর খরস্রোতে ভাষা মহাকালের জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা। কেন কবির স্বপ্ন কুসুম বিফল হয়ে যাবে? হয়তো তাতেই কৃষ্ণকলি বলে কবি গুরু তুমি কিনেছিলে, হয়তো
तो ताके कृष्ण कोली बोले कवि गुरु तुम्हें बिने छेड़े कल्पलो फिर माधुरी मार कुसुम ये हाय गलो धोरे हाय तो ताके कृष्ण कोली बोले कवि गुरु तुम्हें तेरी चाल पे सनम मैं तो मर गया गोरे गाल की कसम ये जिगर गया। अरे चाचा तेरी चाल पे सनम मैं तो मर गया गोरे गाल की कसम ये जिगर गया। जरा डाल तो इधर एक प्यार की नजर मेरी गोरिये हो मेरी सोनिए। चल सामने से हट पर हाथ की तुम कर दूंगी मेरा पट मत मार तुम। ये बात है। चल सामने से हट पर हाथ की तुम वो कर दूंगी मेरा पट मत मार तुम। कोई काम है न काज खाए सवा न नाज मेरे साजना वो मेरे रांझना। ओ सच्चे पट मोड़ दो। गोरे मुखड़े पे तिल और फिर ये अदा इसी बात पे तो दिल हुआ तुझ पे फिदा। गोरे मुखड़े पे तिल और फिर ये अदा इसी बात पे तो दिल हुआ तुझ पे फिदा। तूने मुझको न जाना मैं तो हूँ तेरा दीवाना मेरी गोरिये हो मेरी सोनिए। मजनू लंगूर रही तुमकी कसर। अच्छा जी। बड़े खट्टे हैं अंगूर मत डाल तो नजर। आहा बना मजनू लंगूर रही तुमकी कसर। बड़े खट्टे हैं अंगूर मत डाल तो नजर। कुछ आएगा न हाथ कभी बनेगी न बात मेरे साजना हो मेरे रांझना। अब कुर्बानी कमा। तेरे साथ सच्ची सच्ची मुझे प्यार हो गया। कुछ कुछ तो मुझे भी एतबार हो गया। तेरे साथ सच्ची सच्ची मुझे प्यार हो गया। कुछ कुछ तो मुझे भी एतबार हो गया। जीत गया मेरा प्यार तू है मेरा दिलदार मेरे साजना हो मेरी सोनिए। तेरी गाल पे सनम मैं तो मर गया गोरे गाल की कसम ये जिगर गया। जरा डाल तो इधर एक प्यार की नजर मेरी गोरिये हो मेरी सोनिए।